भारत में अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, आपको अपना बचपन गिरवी रखना पड़ता है। सुबह 5 बजे उठो, कोचिंग जाओ, 12-12 घंटे पढ़ो, मॉक टेस्ट दो, रैंक के लिए लड़ो और फिर एक दिन पूरा परिवार उम्मीद लेकर आपको परीक्षा सेंटर छोड़ने जाता है। लेकिन सोचिए, जिस परीक्षा के लिए लाखों बच्चे अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल लगा देते हैं, अगर उसी परीक्षा का पेपर पहले से बिक जाए तो क्या हो। कुछ दिन पहले नीट यूजी 2026 का एग्जाम हुआ। देश भर से लाखों बच्चे परीक्षा देने पहुंचे। किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं, किसी की मां खेतों में मजदूरी करती है, किसी ने कोटा में कमरा लेकर सालों तैयारी की। लेकिन एग्जाम होने के बाद सोशल मीडिया पर अचानक कुछ मैसेज वायरल होने लगे। पेपर पहले से बाहर था, लाखों में डील हुई। कुछ बच्चों को सवाल पहले से पता थे। पहले लगा हर साल की तरह ये भी अफवाह होगी, लेकिन फिर कुछ नाम सामने आए, कुछ राज्यों में छापामारी की खबरें आई और फिर मामला इतना बड़ा हो गया कि जांच एजेंसियों को एंट्री लेनी पड़ी। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं था, सवाल था इतनी बड़ी परीक्षा में सिस्टम आखिर फेल कैसे हुआ। क्योंकि ये कोई स्कूल का यूनिट टेस्ट नहीं है, ये नीट है, भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। एक एक नंबर पर बच्चों का भविष्य तय होता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? ये अमीर लोगों का खेल नहीं लगता, लेकिन सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जहां ईमानदार गरीब बच्चा सबसे पहले कुचला जाता है। ये वो बच्चा है जो परीक्षा देने से पहले पानी की बोतल तक सोचकर खरीदता है। लेकिन कहानी यहाँ और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे रिपोर्ट्स बाहर आने लगी वैसे वैसे सवाल भी बढ़ने लगे। पेपर आखिर बाहर आया कैसे, किस लेवल पर लीक हुआ, या सिर्फ लोकल गैंग थे, या सिस्टम के अंदर भी कोई मदद कर रहा था। और सबसे बड़ा सवाल, हर बार जब कोई बड़ा एग्जाम विवाद में आता है तो जिम्मेदारी आखिर तय क्यों नहीं होती। दोस्तों, भारत में पिछले कुछ सालों में पेपर लीक जैसे मामले लगातार बढ़े हैं। कभी भर्ती परीक्षा, कभी बोर्ड परीक्षा, कभी सरकारी नौकरियां और अब मेडिकल एंट्रेंस तक। यानी जिस सिस्टम पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका है, उसी सिस्टम पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और मजेदार बात देखिए, हर बार एक ही पैटर्न दिखाई देता है। पहले खबर आती है, फिर सरकार कहती है जांच होगी, फिर कुछ छोटे लोग पकड़े जाते हैं और फिर मीडिया में मामले धीरे धीरे गायब होता जाता है। लेकिन जिन छात्रों का साल बर्बाद होता है, उनके बारे में कौन सोचता है? उनकी मानसिक हालत, उनका डिप्रेशन, उनका टूटा हुआ आत्मविश्वास, उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। आखिर क्यों? कोटा में हजारों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कई छात्र दूसरे शहरों में अकेले रहते हैं, कई परिवार अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ एक सपने पर लगा देते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। लेकिन जब परीक्षा पर ही भरोसा खत्म होने लगे तो फिर छात्र मेहनत पर भरोसा करे या जुगाड़ पर। और यहीं पर पूरे विवाद का खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ प्रश्न पत्र चोरी नहीं करता, ये बच्चों के दिमाग से न्याय का विश्वास भी चुरा लेता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई नेटवर्क लाखों रुपए लेकर पेपर बेच सकता है तो क्या वो बिना बड़े सिस्टम सपोर्ट के संभव है? इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी लेयर सिक्योरिटी, सील बंद पेपर, डिजिटल मॉनिटरिंग, फिर भी पेपर बाहर तो गलती कहाँ हुई? क्या सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी? क्या अंदर से मदद मिली? क्या एजेंसियां पहले से चेतावनी के बावजूद सोती रहीं? और सबसे जरूरी, क्या इस देश में अब मेहनत से ज्यादा ताकत पैसे और नेटवर्क की हो चुकी है? क्योंकि एक गरीब छात्र के लिए नीट सिर्फ एग्जाम नहीं, वो उसके परिवार का सामाजिक बदलाव है, गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है, उसकी माँ की अधूरी जिंदगी का सपना है। और अगर वही सपना किसी रैकेट, किसी भ्रष्ट सिस्टम या किसी लालच की वजह से टूट जाए तो उसका असर सिर्फ एक छात्र पर नहीं पड़ता, पूरे समाज पर टूटता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे नीट पेपर लीक विवाद की पूरी कहानी, कहां से शुरू हुई ये खबर, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का एग्जाम सिस्टम अब भरोसे लायक बचा भी है कि नहीं।
दोस्तों नमस्कार। भारत एक ऐसा देश है जहां आयुर्वेद और सुश्रुत की विरासत हजारों साल पुरानी थी, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया बदल रही थी। चेचक, हैजा और मलेरिया जैसी महामारियां भारतीय उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले रही थी। पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां इस नए दौर की चुनौतियों से जूझ रही थी। ऐसे में जरूरत पड़ी एक नए विज्ञान की, एक ऐसी पढ़ाई की जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। साल 1835 ब्रिटिश हुकूमत का दौर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया में आधुनिक चिकित्सा यानी वेस्टर्न मेडिसिन की नींव रखी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था? और उस दौर में इंसानी शरीर को छूना भी पाप समझने वाले समाज में मेडिकल की पढ़ाई कैसे शुरू हुई? दोस्तों 1830 के दशक की शुरुआत तक ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सेना और ब्रिटिश अधिकारियों के इलाज के लिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों की जरूरत थी। ब्रिटेन में डॉक्टरों को बुलाना बेहद खर्चीला था। समाधान था भारतीयों को ही आधुनिक चिकित्सा की शिक्षा देना। 28 जनवरी 1935 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक ऐतिहासिक डिक्री जारी की। इस आदेश के तहत कलकत्ता में एक ऐसे संस्थान की स्थापना की मंजूरी दी गई जहां धर्म, जाति या पंथ के भेदभाव के बिना यूरोपीय चिकित्सा विज्ञान सिखाया जा सके। जी हां, साल 1835 को ही वह साल था जब भारत में औपचारिक रूप से मेडिकल की पढ़ाई शुरू हुई। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने जून 1835 से अपनी कक्षाएं शुरू की। शुरुआत में कुल 49 छात्राओं की चुना गया, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती अभी आनी बाकी थी, एक ऐसी चुनौती जिसने उस दौर के रूढ़िवादी समाज की नींव हिला दी। दोस्तों आधुनिक चिकित्सा एलोपैथी की पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी था एनाटॉमी यानी मानव शरीर की संरचना को समझना, और इसके लिए जरूरत थी शव विच्छेदन की। लेकिन 1835 के भारत में किसी मृत शरीर को छूना अपवित्र माना जाता था। समाज में इसका कड़ा विरोध था। ब्रिटिश डॉक्टरों को डर था कि इस एक कदम से कहीं विद्रोह न भड़क जाए। और तब इतिहास के पन्नों में एंट्री होती है एक नायक की, पंडित मधुसूदन गुप्ता। वह आयुर्वेदिक पृष्ठभूमि से थे और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में क्यूरेटर थे। 28 अक्टूबर 1836 यह तारीख थी जिसने भारत में चिकित्सा विज्ञान का भूगोल बदल दिया। मधुसूदन गुप्ता ने समाज के सभी सामाजिक और धार्मिक बंधनों को दरकिनार करते हुए भारत में पहली बार एक मानव शव का विच्छेदन किया। यह घटना इतनी बड़ी थी कि इस ऐतिहासिक कदम के सम्मान में फोर्ट विलियम से तोपों की सलामी दी गई थी। इस एक चीरे ने भारत में सदियों पुरानी रूढ़िवादिता को चीर कर रख दिया। अब भारतीय छात्र बिना किसी डर के इंसानी शरीर के विज्ञान को सीख रहे थे। दोस्तों साल 1835 में शुरू हुई यह पढ़ाई महज कुछ सालों में रंग लाने लगी। 1838 में इस कॉलेज के साथ एक बड़ा अस्पताल जोड़ा गया और फिर आया 1845। भारत के पहले 4 मेडिकल छात्र भोलानाथ बोस, गोपाल चंद्र शील, द्वारकानाथ बसु और सूरज कुमार चक्रवर्ती उच्च शिक्षा के लिए लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेजे गए। उन्होंने वहां अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन के सदस्य बने। यह क्रांति सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं रही। 1880 के दशक तक आते आते कलकत्ता और मद्रास मेडिकल कॉलेजों में महिलाओं के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला ग्रेजुएट डॉक्टरों में से एक बनी जिन्होंने देश में ही रहकर मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। भारत में शुरू हुई इस पढ़ाई ने देश को झोला छाप और अंधविश्वास के दौर से निकालकर आधुनिक विज्ञान के वैश्विक मंच पर खड़ा कर दिया। दोस्तों साल 1835 में कलकत्ता और मद्रास में छोटे से कमरों में शुरू हुआ वह सफर आज 21वीं सदी के भारत में एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। आज भारत में 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं जहां हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर कदम आगे बढ़ाते हैं। आज जब भारत के डॉक्टर पूरी दुनिया में अपनी चिकित्सा और अनुसंधान का परचम लहरा रहे हैं तो उसकी नींव साल 1835 वही ऐतिहासिक फैसला और पंडित मधुसूदन गुप्ता को वो पहला साहसिक कदम था। दोस्तों यह कहानी भारत के उस सबसे बड़े इम्तिहान की है जो हर साल देश के लाखों युवाओं की किस्मत तय करता है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट, सफेद एप्रॉन और गले में स्टेथोस्कोप पहनने का सपना देखने वाले इन बच्चों को अंदाजा भी नहीं था कि पर्दे के पीछे कुछ मुट्ठी भर लोग इस पूरे सिस्टम की पवित्रता को तार तार कर रहे थे। आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो परीक्षा प्रणाली का वो सबसे बड़ा सुराग पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन क्या नीट हमेशा से ऐसी थी? साल 2024 का वो
वो ऐतिहासिक विसंगतियां जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 67 टॉपर्स का एक साथ आना, ग्रेस मार्क्स का विवाद और फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की एंट्री। इस संकट ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन इस संकट की जड़ें आज की नहीं है। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। हमें उस दौर में जाना होगा जब भारत में मेडिकल एंट्रेंस की कोई एक परीक्षा नहीं थी। साल 2013 से पहले भारत का मेडिकल एंट्रेंस का ढांचा पूरी तरह बिखरा हुआ था। अगर किसी छात्र को डॉक्टर बनना था तो उसे किसी एक परीक्षा पर निर्भर रहने का हक नहीं था। उसे राज्यों की अपनी अपनी परीक्षाएं देनी पड़ती थी, जैसे उत्तर प्रदेश में CPMT, दिल्ली में DOMET, महाराष्ट्र में MHCET और पश्चिम बंगाल में WBJE। दोस्तों, इस बिखरी हुई व्यवस्था की 3 सबसे बड़ी कमियां थी। वित्तीय बोझ, हर राज्य का फॉर्म अलग, हर परीक्षा की फीस अलग। एक औसत मध्यम वर्गीय छात्र को 5 से 10 अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते थे, जिसमें हजारों रुपए खर्च होते थे। शारीरिक और मानसिक शोषण, मई और जून के तपते महीने में छात्र एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य दौड़ते रहते थे। परीक्षाओं की तारीखें आपस में टकरा जाती थी। भ्रष्टाचार और डोनेशन की मंडी, निजी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अपनी अलग परीक्षाएं होती थी। वहाँ योग्यता यानी मेरिट का कोई मोल नहीं था। पिछले दरवाजे से करोड़ों रुपए के कैपिटेशन फीस और डोनेशन के दम पर सीटें बेची जा रही थी। योग्य छात्र बाहर हो जाते थे और अमीर भले ही कम नंबर लाए तो वो डॉक्टर बन जाते थे। इस अराजकता के बीच केवल एक ही राष्ट्रीय स्तर की उम्मीद थी, AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर साल 1988 से इस परीक्षा को आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को। लेकिन AIPMT के तहत देश भर के सरकारी कॉलेजों की केवल 15% सीट ही आती थी। बाकी 85% सीटों पर राज्यों का अपना नियंत्रण था। यह व्यवस्था लंबे समय तक न्याय संगत नहीं रह सकती थी, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI को एहसास हुआ कि भारत को एक देश, एक पाठ्यक्रम और एक परीक्षा की जरूरत है। फिर साल 2010 मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अधिसूचना जारी की और घोषणा की कि अब देश में केवल एक ही परीक्षा होगी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मतलब नीट। इसे पहली बार 2012 में लागू किया गया, लेकिन राज्यों और निजी संस्थानों के कड़े विरोध के बाद इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया। आखिरकार 5 मई 2013 को देश में पहली बार नीट UG की परीक्षा आयोजित की गई। जिम्मेदारी फिर से सौंपी गई अनुभवी CBSE को, लेकिन ये जीत क्षणभंगुर थी। ठीक 2 महीने बाद 18 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 2-1 की बहुमत से एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने केंद्र सरकार और MCI के पैरों तले जमीन खिसक गई। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन के बहुमत के फैसले ने कहा कि MCI के पास राज्यों और निजी संस्थानों के विशेषकर अल्पसंख्यक संस्थानों पर एक साझा परीक्षा थोपने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने माना कि यह कदम संविधान के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन हो सकता है। नीट को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। हालांकि इस बेंच के तीसरे जज जस्टिस अनिल R दवे ने एक ऐतिहासिक असहमति का नोट लिखा। उसने लिखा कि नीट न केवल कानूनी है बल्कि यह उन गरीब और योग्य छात्रों के लिए वरदान है जिन्हें निजी कॉलेजों की भारी भरकम फीस और डोनेशन के कुचक्र से बचना जरूरी है। उन्होंने यह भी इशारा किया कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया क्योंकि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रिटायर होने वाले थे और जजों के बीच आपस में कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुई थी। दोस्तों, नीट के बंद होने के बाद साल 2014 और 15 में देश में फिर से पुरानी AIPMT व्यवस्था पर लौट आया, लेकिन इस बार परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था CBSE के सुरक्षा चक्र में एक ऐसा सुराख हुआ जिसने भारतीय परीक्षाओं के इतिहास को हिलाकर रख दिया। 3 मई 2015 को AIPMT की परीक्षा हुई। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही समय बाद हरियाणा पुलिस ने रोहतक में एक गिरोह को पकड़ा। यह कोई आम चीटिंग नहीं थी, यह एक हाईटेक ब्लूप्रिंट था। न्यूज आर्टिकल्स और पुलिस चार्जशीट के मुताबिक इस लीक के तार कई राज्यों से जुड़े थे। परीक्षा हॉल के भीतर बैठे छात्रों को अंडरवियर और कलाई घड़ियों में सिले हुए कस्टमाइज्ड ब्लूटूथ ईयरफोन के जरिए जवाब बोलकर लिखवाए जा रहे थे। पेपर परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले लीक हुआ था और व्हाट्सएप के जरिए सॉल्वर्स तक पहुंच गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जून 2015 सर्वोच्च न्यायालय ने एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भले ही इस धांधली से केवल कुछ 100 छात्र लोग ही लाभान्वित हुए हैं, लेकिन परीक्षा की इंटीग्रिटी खत्म हो चुकी है। कोर्ट ने देश के इतिहास में पहली बार पूरी AIPMT 2015 परीक्षा को रद्द कर दिया और CBSE को
4 सप्ताह के भीतर फिर से परीक्षा री AIPMT कराने का आदेश दिया। 6 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। यह CBSE के चेहरे पर पहला सबसे बड़ा थप्पड़ था। यह साफ हो गया कि एक ऐसी संस्था जो देश भर के स्कूली बोर्ड एग्जाम्स कराती है, उसके पास देश के सबसे बड़े और अति संवेदनशील कड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को सुरक्षित रखने का विशिष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके बाद साल 2016 भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक और बड़ा मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 2013 के अपने ही फैसले की समीक्षा की और उसे वापस ले लिया। कोर्ट ने माना कि पिछला फैसला बिना उचित कानूनी नज़ीरों को देखे और बिना जजों की आपसी चर्चा के जल्दबाजी में दिया गया था। कोर्ट ने नीट को दोबारा बहाल कर दिया। संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट मामले में कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद 2017 से नीट देश की इकलौती और अनिवार्य परीक्षा बन गई। अब एम्स और जिस्मेर को छोड़कर देश की सभी सरकारी और निजी कॉलेजों की 100% सीटें इसी के दायरे में आ गई। बाद में 2020 से एम्स और जिपमेर को भी इसी में शामिल कर लिया गया। लेकिन समस्या वही थी, परीक्षा कंडक्ट कौन कराएगा। CBSE पहले ही 2015 के लीक से डरी हुई थी। उस पर बोर्ड परीक्षाओं की भी भारी भरकम काम था। एक ऐसी विशेषज्ञ संस्था की मांग उठने लगी जो केवल और केवल बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं करवाए। उसके बाद 10 नवंबर 2017 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़े सुधार की मंजूरी दी। भारत सरकार के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जिस एजेंसी की घोषणा की थी उसे औपचारिक रूप से मूर्त रूप दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। इसे भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमस और आत्मनिर्भर अग्रणी परीक्षा संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया। दोस्तों, सरकार का तर्क था कि दुनिया के विकसित देशों जैसे अमेरिका में ETS की तर्ज पर भारत के पास भी एक विशिष्ट कोड टेस्टिंग एजेंसी होनी चाहिए। NTA को आधुनिक तकनीक, साइक्रोमेट्रिक्स एनालिसिस टूल्स और डेटा सिक्योरिटी से लैस किया गया। सरकार ने इसे शुरुआत में 25 करोड़ रुपए का एक मुफ्त अनुदान दिया ताकि यह अपना काम शुरू कर सके। साल 2019 में NTA ने आधुनिक तौर पर CBSE से कमान अपने हाथों में ले ली और पहली बार नीट UG का सफल आयोजन किया। शुरुआती कुछ साल शांत रहे। ऐसा लगा कि NTA ने देश की परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बना दिया है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मेडिकल की एक एक सीट की कीमत करोड़ों में होने के कारण नकल कराने वाले सिंडिकेट्स और सॉल्वर गैंग्स ने NTA की डिजिटल और फिजिकल चक्रव्यूह को भी भेदना शुरू कर दिया। NTA की कार्यप्रणाली में कई गंभीर कमियां सामने आने लगी। ये कमियां सिर्फ थ्योरी नहीं थी। साल 2021 में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सॉल्वर गैंग पकड़े गए, लेकिन सबसे बड़ा विस्फोट होना अभी बाकी था। एक ऐसा विस्फोट जिसने इस पूरी संस्था की विश्वसनीयता को मलबे में तब्दील कर दिया। 4 जून 2024 देश का ध्यान चुनावी नतीजे पर था। तभी NTA ने चुपके से नीट के परिणाम जारी कर दिए और इसके साथ ही जो आंकड़े सामने आए उसने देश के होश उड़ा दिए। परीक्षा के इतिहास में पहली बार 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए, यानी परफेक्ट 100 परसेंटाइल। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इनमें से कई टॉपर्स एक ही परीक्षा केंद्र के थे जो हरियाणा के बहादुरगढ़ में था। इसके अलावा कुछ छात्रों को 718 और 719 अंक मिले, जो गणितीय रूप से मार्किंग स्कीम -1 और 4 अंक के तहत असंभव था। दोस्तों, जैसे जैसे न्यूज आर्टिकल्स और मीडिया इन्वेस्टिगेशन ने गहराई से पड़ताल की, परतें खुलती गई। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EOU ने खुलासा किया कि परीक्षा से एक रात पहले यानी 4 मई की रात को छात्रों को रांची और पटना के सेफ हाउस में रखकर लीक हुआ। प्रश्न पत्र, उसके उत्तर रटवाए गए थे। इसके लिए अभ्यर्थियों से 30-35 लाख रुपए वसूले गए। दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराता है और जब सबक न सीखा जाए तो वो और अधिक क्रूर हो जाता है। मई 2026 एक बार फिर 22 लाख से भी अधिक छात्रों का भविष्य अधर पर लटक गया जब पेपर लीक के पुख्ता सबूतों के चलते पूरी नीट UG 2026 परीक्षा को रद्द करना पड़ा और यह ऐतिहासिक और दर्दनाक फैसला लेना पड़ा। एक दशक के भीतर 2 बार पूरी राष्ट्रीय परीक्षा का रद्द होना इस बात का सबूत है कि संस्थाएं बदलने से नियत और सुरक्षा नहीं बदलती। AIPMT से लेकर नीट तक, CBSE से लेकर NTA तक हमने संस्थाएं बदली, कानून बदले, कोर्ट के चक्कर काटे, लेकिन जो नहीं बदला वह है देश के मध्यम वर्गीय और गरीब छात्र का संघर्ष। जब जब कोई पेपर लीक होता है तब तब सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं होती, बल्कि एक पूरे परिवार की मेहनत, पिता की गाढ़ी कमाई और माँ की उम्मीदें जमीन दोष हो जाती है। क्या भारत कभी एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बना पाएगा जहाँ एक भी छात्र की प्रतिभा भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े? एक तकनीक और सख्त कानून इस सिंडिकेट को तोड़ पाएंगे? यह सवाल सिर्फ NTA या
सरकार से नहीं है, यह सवाल इस देश के अंतःकरण से है, क्योंकि जब तक इस देश में योग्यता का सम्मान नहीं होगा तब तक डॉक्टर की डिग्री पर एक अदृश्य सवालिया निशान लगा रहेगा। दोस्तों, नीट परीक्षा लीक विवाद सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, यह भारत की शिक्षा व्यवस्था का आईना है। एक ऐसी व्यवस्था जहां प्रतियोगिता इतनी ज्यादा है कि कुछ लोग सिस्टम को खरीदने की कोशिश करते हैं, जहां लाखों बच्चे सपनों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं और जहां हर साल भरोसा थोड़ा और कमजोर हो रहा है। किसी भी देश का भविष्य उसके युवा तय करते हैं, लेकिन अगर वही युवा ये महसूस करने लगे कि मेहनत से ज्यादा ताकत पैसे और नेटवर्क की है, तो ये सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की हार नहीं होती, ये पूरे समाज की हार होती है। नीट 2026 विवाद ने भारत से एक सवाल पूछा है, क्या सच में मेरिट पर आधारित देश बनना चाहता है, या फिर हम धीरे धीरे ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सपने भी बिकने लगे हैं। क्योंकि पेपर लीक सिर्फ प्रश्न पत्र चोरी नहीं करता, वो करोड़ों युवाओं के दिमाग से न्याय का भरोसा भी चुरा लेता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि किसी गरीब बच्चे का सपना पैसों के दम पर कुचला नहीं जाना चाहिए, तो इस वीडियो को सिर्फ देख कर मत जाइए, अपनी आवाज उठाइए, कमेंट्स करके बताइए क्या भारत का एग्जाम सिस्टम अब भी भरोसे लायक है या नहीं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये मुद्दा सिर्फ न्यूज तक सीमित ना रहे बल्कि देश के हर नागरिक तक पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही रिसर्च आधारित, तथ्यात्मक और सिस्टम से सवाल पूछने वाले डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मनी सिस्टर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी अन्य वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।